अब ये देखिए, आर्हीनियस के हिसाब से एसिड वो था जो वाटर में H+ देता था। तो हमने एग्जांपल देखे, HCl एसिडिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया क्योंकि पूरा डिसोसिएट हो जाता है, वीक एसिड हो गया क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन देते तो दोनों H+ ही हैं वाटर में, और क्योंकि दोनों H+ ही देते हैं इसलिए दोनों कौन हुए एसिड। बेस उसको कह दिया आर्हीनियस ने जो OH नेगेटिव आयंस देता है वाटर में। अब NaOH भी OH नेगेटिव देता है और NH4OH भी OH नेगेटिव देता है, लेकिन NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन NH4OH कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन देता OH नेगेटिव ही है। अब जब भाई साहब आप OH नेगेटिव ही देते हो तो आपको कहना तो आर्हीनियस बेस ही पड़ेगा, लेकिन आप पूरी तरह नहीं दे पाते हो, तो इसलिए आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट से वर्क उठाते हुए वीक बेस कहते हैं। अब अगर हमने NaOH और HCl एक ही वेसल में डाल दिए तो क्या होगा? 10th में पढ़ लिया था तो हमने, NaCl + H2O बनेगा। तो क्या इसने OH नेगेटिव दिया? और क्या इसने H+ दिया? हाँ वो OH नेगेटिव, हाँ वो H पॉजिटिव ही तो गले मिलकर अनडिसोसिएटेड H2O बने। तो अंदर बेसिकली ये रिएक्शन हुई नहीं हुई? तो इसी को तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते थे? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और उसमें बेसिक बात क्या हुई? बेसिक बात तो यही हुई कि एसिड के H+ ने बेस के OH नेगेटिव के साथ मिलकर अनडिसोसिएटेड वाटर बनाया, अनआयोनाइज्ड वाटर बनाया। हो गया। अब इसका एक लिमिटेशन हो गया, कंसेप्ट वर्क्स ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। डेफिनेशन में बोला पानी में H+ दे, पानी में OH नेगेटिव दे। अब क्या हमने कभी सुना कि NH3 बेस होता है? नहीं सुना। क्या हमने सुना NaHCO3 बेसिक होता है? जब हमें एसिडिटी हुई थी 10th क्लास में एसिड बेस चैप्टर में, तो हमने बेकिंग सोडा खाया था, और ये बेकिंग सोडा याद हो आपको? और बेकिंग सोडा एसिडिटी को ट्रीट कर रहा है, तो बेकिंग सोडा इसका मतलब एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। कैल्शियम ऑक्साइड सुना है क्या बेसिक होता है? ये बेसिस बेस हैं, बट आर्हीनियस फेल्स। आर्हीनियस के हिसाब से तो नहीं है क्योंकि इनमें तो किसी में OH है नहीं। आर्हीनियस के हिसाब से तो वही बेस होंगे जो इनमें तो OH नेगेटिव है ही नहीं। अब आपको पता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है? सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता इतना तो याद कर लो सर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और CO2 को पानी में घुलती क्या बनता था? नहीं, CO2 को पानी में घुलती क्या बनता था? कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक बोला था ना, कोल्ड ड्रिंक में जो टेस्ट है वो असली तो इसी का है, कार्बोनिक एसिड का। कोल्ड ड्रिंक में CO2 घोल के क्यों पिला रहे हैं? वेस्ट वाले कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 घोल के आदमी को पिला रहे हैं, जबकि हर आदमी को पता भाई बॉडी को तो O2 चाहिए। तो मजाक उड़ा रहे थे मतलब एक तरह से वेस्टर्न कल्चर का, कि हम वेस्टर्न कल्चर ऐसा है और हम उनके पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे वो बहुत होशियार है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, पता है क्या? और आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कहते हो नहीं तो मैं फिलहाल, लेकिन इसमें भी आर्हीनियस फेल हो गया क्योंकि इनमें किसी में H+ तो है नहीं। 1 मिनट के लिए आप बोलो जी मुझे नहीं पता ये एसिड है नहीं, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो हमारे साथ। तो समझाने के लिए सिर्फ H2O में SO3 मिला दो। जोड़ना बच्चों की तरह, मैथ्स की तरह, क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। पानी तो न्यूट्रल होता है, पानी में SO3 मिलाने से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसका मतलब ये कैसा था? एसिडिक। ऐसे ही तो आपने भी यहाँ भी किया, पानी न्यूट्रल था, उसमें CO2 मिलाने से H2CO3 बन गया एसिड। तो इसका मतलब ये कैसा था? एसिडिक। तो एसिडिक है, लेकिन आर्हीनियस आप तो फेल हो गए उनके हिसाब से, तो ये ना एसिड है ना बेस है। क्यों नहीं? आर्हीनियस के हिसाब से ये बेस, क्योंकि इनमें तो हाइड्रोक्साइड आयन ही नहीं है। आर्हीनियस के हिसाब से ये एसिड नहीं है क्योंकि इनमें तो H पॉजिटिव ही नहीं है। तो ये ड्रॉबैक हो गया या नहीं हो गए? अब क्या हमने पढ़ा HCl जब प्योर होती है तो गैस होती है, और NH3 गैस होती है, तो सभी को पता है।
और ये गले मिलके क्या बनाते हैं, आपको अगर याद आ रहा हो किसी को, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था हमने एक एक्स्ट्रा में। तो क्या ये एसिड, क्या ये बेस, HCl तो एसिड ही है, पता ही है। NH3 बेस है, पता है अब आज से। तो एसिड और बेस में रिएक्शन हो रही है, लेकिन क्या यहाँ वाटर है? एसिड बेस, क्या ये H+ दे रहा है? नहीं दे रहा। इसने H+ दिया होगा तभी तो ये NH4+ बना होगा। HCl ने H+ दिया होगा, उसे खा के ही तो ये NH4+ बना होगा। और क्योंकि H+ दे रहा है तो ये एसिड तो हुआ, लेकिन एब्सेंस ऑफ तो आर्हेनियस साहब तो फेल हो गए। आर्हेनियस के हिसाब से तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर से क्या हो गए? आर्हेनियस साहब फेल टू एक्सप्लेन दिस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक पढ़ लिया क्लासिकल कॉन्सेप्ट मजाक के नाम पे, दूसरा पढ़ा आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा। और तीसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब क्या कहते हैं? एसिड किसे कहते हैं? ये which has tendency to donate H+। क्या H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं? बोलो, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं क्या? क्यों कहते हैं पता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। अब वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दो, क्या रह गया? और वो H+, तो वही H+ है, वही 1 प्रोटॉन है, क्योंकि H+ में बचा ही क्या है? ही क्या? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो है। बेस कौन हो गया? विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या गेन H+। बिल्कुल उल्टा। तो इसने तो OH नेगेटिव का नाम नहीं लिया। अब इस वाले एग्जांपल को यहाँ फिट कर दो, देखो फिट बैठ गया क्या? HCl H+ दे रहा है डोनेट, और NH3 उस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस रिएक्शन इज क्या हुई? प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें एसिड बेस रिएक्शन क्या थी? H+ और OH नेगेटिव का मिलकर अनआयोनाइज वाटर बनाना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या एसिड बेस रिएक्शन है। इसकी एसिड बेस रिएक्शन क्या है? क्या ये एसिड बेस में रिएक्शन हो रही है? इसने H+ दिया, इसने H+ लिया। बोलो। अब हम इसमें ऐसे करके आपका बुद्धू बनाना चाह रहे हैं, आप तैयार हो तो बनने को? ये वीक है, फिर भी ये कुछ समझाने के लिए ऐसे करके दिखा रहा है। क्या HCl ने H+ दिया एसिड? क्या वो H+ H2O ने लिया? हाँ, तभी तो HCO+ बना होगा H+ खा के। तो ये कौन? प्रोटोन एक्सेप्टर यानी बेस। और अगर आप रिवर्स रिएक्शन देखो, इनको एक दिमाग में रिएक्टेंट मानो, तो क्या H3O+ Cl नेगेटिव को H+ देगा अगर उल्टा जाओगे तो? अगर आप यहाँ से ऐसे लिखते, कंफ्यूज हो गए, तो क्या लिखते? ऐसे लिखते या नहीं? तो इसने H+ दिया और इसने H+ लिया, तो ये रिवर्स रिएक्शन में ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। और ये किसका कर रहा है? तो मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ एक वर्ड ऐड कर दो कॉन्जुगेट, और यहाँ भी एक वर्ड ऐड कर दो कॉन्जुगेट। क्या मतलब? एसिड में से H+ देने के बाद जो बचता है, क्या बचता है? क्या ये? तो और वो किसका काम करता है रिवर्स रिएक्शन में? बेस का। तो उसको कह दिया कॉन्जुगेट बेस। बेस H+ लेने के बाद जो बनता है वो
H प्लस देने का काम करता है रिवर्स रिएक्शन में, तो इसलिए उसे क्या कह दिया, कॉन्जुगेट एसिड। कोई दिक्कत? तो मैं ऐसे लिख दूं क्या एक बार, एसिड माइनस H प्लस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, और बेस प्लस H प्लस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। सोचो हाँ या नहीं। अब ये HCO3 नेगेटिव है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये HSO4 नेगेटिव है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अगर ये H प्लस दे दे, लूज कर दे, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट आयन। और अगर ये H प्लस ले ले तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब इस वक्त ये H प्लस दे रहा है इस वाले में, तो ये कौन है, कॉन्जुगेट बेस। और इस वाले में H प्लस खा रहा है, तो ये कौन है। अब जब ये ऊपर वाला रिएक्शन है उस वक्त तो ये एसिड है क्योंकि H प्लस दे रहा है, और जब ये नीचे वाला रिएक्शन है तो ये बेस है क्योंकि H प्लस ले रहा है। तो इसको क्या बोले भाई, तुम कौन हो, 10th याद आए तो। और एक नया नाम इस पर्टिकुलर केस में, एम्फी प्रोटिक। जो H प्लस ले भी सके दे भी सके उसे क्या कहते हैं। तो बताओ ये भी एम्फी प्रोटिक होगा क्या, H प्लस दे देगा तो सल्फेट बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, H प्लस ले लेगा तो H2SO4 बन जाएगा। बोलो। और अगर H प्लस खा लेगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आया क्या? अब इस कहानी के हिसाब से NH3 बेस हो जाएगा क्या, क्यों, बिकॉज कैन एक्सेप्ट H प्लस, NH3 H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ फेल हो गया था ना यार, इनियस के हिसाब से तो ये बेस नहीं था। हाँ बेस नहीं था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से तो बेस हो गया, क्योंकि जो आर्नियस का एसिड है, आर्नियस का एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड का एसिड भी हो गई। क्यों, आर्नियस ने कहा जो H प्लस दे वाटर में, ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो बस H प्लस दे, तो जो H प्लस दे चाहे वो वाटर में दे चाहे बिना किसमें दे, H प्लस दे वो सब ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो जितने आर्नियस एसिड हैं वो सब ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हैं। लेकिन क्या NaOH आर्नियस बेस है, लेकिन क्या NaOH ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि कभी पढ़ लो आगे जाके बात अलग है, फिलहाल तो नहीं सुना कि NaOH2 प्लस बनता हो कुछ, क्योंकि अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करे तो ये बनेगा। तो ऐसा तो हमने अभी तक देखा सुना नहीं है, मान गए। इसका मतलब NaOH आर्नियस बेस तो है लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है। ठीक है, इस फंडा का ये फ़ायदा हुआ कि ये बिना एक्वस मीडियम के, बिना वाटर के भी अपनी बात प्रूव कर देता है। अब ये फिर से फेल हो रहा है कहाँ, क्या CaO बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और CO2 एसिडिक, और ये गले मिलके क्या बनाए, नहीं बनाए, CO बेस SO3 एसिड गले मिलके क्या बनाए। तो बताओ ये
आर्हेनियस के हिसाब से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या ब्रोंस्टेड के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? किसी के भी नहीं। आर्हेनियस तो इसलिए नहीं कि H प्लस नहीं दे रहा, OH नेगेटिव नहीं दे रहा, ना ही H प्लस दे रहा, ना ही OH नेगेटिव दे रहा। ब्रोंस्टेड इसलिए नहीं कि H प्लस दे नहीं रहा, H प्लस ले नहीं रहा। फेल हो गए भैया। तो मान लोगे एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड का बेसिक एसिड बेस रिएक्शन हुई, लेकिन ये एसिड कैसे H प्लस ही नहीं दे रहा, ये बेस कैसा H प्लस ही नहीं ले रहा। समझ गए? ये भी इसका फेलियर था। फोर्थ, लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुइस साहब इसके दो फैन थे इलेक्ट्रॉन्स के। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा, तभी हमने बार बार कहा कि जब जब केमिस्ट्री में 11वीं 12वीं की लुइस आता है तब तब इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र आता है। और इतनी बात बोलने भर से बहुत सारे लोगों को खूब सारी मिल जाती है कि इसका मतलब लुइस एसिड बेस में बातचीत जो होंगी, लेना देना जो होगा, वो आदान प्रदान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो लुइस एसिड्स किन्हें कहते हैं? आर सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस के नाम पे वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फिर लुइस बेस क्या हो जाएंगे? विच कैन। भाई ये लुइस साहब ना एक तो इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते थे और उसे उल्टा चलते थे। ये बेसिक पैर की बातें मैं अपने दिमाग में फिट करता था और उल्टा चलते थे। उल्टा क्या चलते थे? और ध्यान दो, दोनों कंसेप्ट्स में एसिड्स जो है वो H प्लस देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे दिमाग मत लगाना, आगे दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम हर डेफिनेशन आते वक्त पहले एसिड की डेफिनेशन दे रहे हैं, पहले बेस की। तो बस जैसे मैं लुइस एसिड की डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूँ, मैं कहता यहाँ कुछ उल्टा था। उल्टा क्या था? अच्छा वहाँ तो उन्होंने H प्लस दिया था, यहाँ ये लेते हैं। बस क्या हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा तो था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा तो था। और देखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था तो हमारा काम हो गया क्या? क्या एग्जैक्टली यही रिएक्शन हमने पढ़ी थी। BF3 एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल में पढ़ाया जाता था। बोरॉन के पास शेयरिंग करने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 6, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और NH3 की फोटो ऐसे बनाया करते थे हम। N का ऑक्टेट पूरा है, N के पास टोटल बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं शेयरिंग करने के बाद, लेकिन एक लोन पेयर है उसके पास, नॉन बॉन्डेड पेयर है, लोन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में फॉरन रिएक्शन हो जाती है। तो मैंने बोला था 12th के बोर्ड के पेपर में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वाई BF3 एंड NH3 रिएक्ट्स रेडिली मतलब समझ गए, एकदम से क्यों रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? कि जो लोन पेयर है वो बीच में आ गया दोनों के। कौन सा बॉन्ड? तो क्या ये इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? तो ये कौन? लुइस बेस गलत लिखा दिया मैंने, सही कह रहे हो, लुइस एसिड। और ये क्यों लुइस बेस? क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहे हैं एक से दूसरे में। अब जब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था तब हमने ये वाली रिएक्शन भी पढ़ी थी, याद होगी आपको। ये अमोनियम आयन, ये H प्लस नाम का विकारी इसके सामने आके बैठ गया था, फौरन क्या हुआ था? इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया था। क्या हो गया भाई इसको आज? और यहाँ इस पूरे डिब्बे के ऊपर क्या चार्ज आ गया था? पॉजिटिव अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो ये लोन पेयर दे रहा है क्या? तो लुइस बेस और H प्लस जैसी चीज़ इसका लोन पेयर ले रही है, खाली H प्लस भी किसका काम कर रहा है?
बताओ सर आया नहीं आया। अब ये तो अति कर गया। क्या कहता है आपको मैं और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मैं नहीं ये कह रहा, लुईस बेस वाला कह रहा क्या आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा होता है। हाँ ये तो हमें पता। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके OP2 नेगेटिव आता, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड की फोटो पता है क्या? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनाऊं? बोलो। कुछ समझ आया क्या हुआ? ये दो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया तो ठीक, नहीं समझ आया तो भी ठीक। दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती हुई तो क्या हुआ? याद हो अभी पीछे कैल्शियम सल्फेट बना था, ये रहा। CaO और SO3 ने गले मिलकर CSO4 बनाया था। कैसे हुआ, कैसे बना? सल्फेट का फोटो याद है किसी को? पढ़ाया था सर आपने जब लिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाते थे। जो भी हो, ये ऑक्सीजन इसमें आ गया क्या? अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया होगा या नहीं? तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए और इसने वो इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि इसने दिए तो ये कौन? और ये। तो जो रिएक्शन आर्हेनियस के हिसाब से भी नहीं थी, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी नहीं थी, लुईस के हिसाब से हो गई। अब यहाँ मज़ेदार बात क्या है? लुईस bases are also Bronsted base। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन थे? जो देख लो ऊपर आपने लिखा अपने पास। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन थे? जो H+ लेते थे। और लुईस बेस कौन थे? जो लोन पेयर। लोन पेयर। तो अब सोचिए, देखो क्या हो गया ये। लोन पेयर देते थे। NH3 के पास या दुनिया के किसी भी एटम के स्पीसीज के पास लोन पेयर अगर है तो वो H+ को ले ही लेगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए। तो जिस पे भी लोन पेयर होगा वो हर हाल में, जिस पे भी लोन पेयर होगा वो हर हाल में, नहीं लुईस बेस तो होगा ही, वो हर हाल में H+ ले सकता है नहीं। वन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन always accept H positive, therefore it is also Bronsted base। बोलो हाँ या नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ये Ag+ आयन है, इसके पास 2 NH3 आए और ऐसा एक डिज़ाइन बनाए। फॉर्मूले को मैंने डिज़ाइन कह दिया, सिर में दर्द थोड़ा रिलीज होता। और इसने अपने दोनों ने अपने अपने लोन पेयर से दे दिया। मैं और अच्छा सुंदर बनाता हूँ डिज़ाइन। Ag+ साहब राजा बन के बीच में बैठ गए। NH3 आया और इनकी सेवा में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। एक दूसरा NH3 आया, उसने भी इनकी सेवा में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। तो A+ बोला मैं यहाँ से हट के डिब्बे के ऊपर सज जाता हूँ। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता था? AgNH3 होल ट्वाइस। जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे तो वहाँ हमें मिले थे स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ें। आवाज़ तो निकाल दिया करो सर। क्या ये दोनों सेम बात है? क्या Ag ट्रांजिशन मेटल है? क्या सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है? साहब दिखे क्या? ट्रांजिशन मेटल है क्या? ट्रांजिशन मेटल वाले क्या डी ब्लॉक होते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है? अक्सर उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो Ag+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? ईशा जोरिया जी आप जरा अपना माइक बंद करो। ईशा जी अपना माइक बंद करो, शायद आपके माइक में डिस्टर्बेंस है। हाँ ठीक हो गया। तो पूछ रहा हूँ मैडम, तब अनम्यूट कर लो। लुईस एसिड और ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो
और स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स को, स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन आयंस। तो वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल Ag+ ने इससे लोन पेयर ले लिए, तो ये लुईस एसिड और ये लुईस बने। एक बार और देखो, लुईस बेस, क्या वो सब स्पीसीज विद एटम हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर। NH3 में N पे लोन पेयर होता है क्या? किसी को ये याद है क्या? किसी ने पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन्स 11th में 10th में? किसी टीचर ने पढ़ा दिया एक्स्ट्रा में? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम इस साल पढ़ेंगे। ये तो पढ़ाया था। कौन है ये? अल्कोहल है क्या? ROH तो जानते हो, अल्कोहल। ये कौन है? वाटर। वाटर में ओपे लोन पेयर है। तो एक तरफ तो कहते हैं वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? वाटर कैन एक्ट एज लुईस बेस, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। नेगेटिव आयंस जितने होंगे सब पे लोन पेयर आ गया होगा। मान लो मैं कहूँ Cl, तो Cl एटम ऐसा होता है ना, सबको पता, 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो Cl तो दुनिया में मिलता नहीं है, लेकिन Cl नेगेटिव तो मिल जाता है किसी के साथ कंबाइन करा हुआ। तो क्या इसके पास लोन पेयर है? ये कौन है सर? तो CH3 के C ने मिथेनॉल था, अपना डॉट O को दे दिया और यहाँ से चला गया अपना डॉट देके, तो O पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया क्या? O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब इस पे लोन पेयर तो है ना। तो जो भी नेगेटिव चार्ज आयन होगा उस पर अपना एक डॉट अपना होगा, एक उसने किसी से छीना होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो उसके ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो जिस पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो सब किसका काम कर सकते हैं? नहीं आ रहा क्या? देखो ये कौन है? कौन है? ये डॉट किसका है और ये डॉट किसका है? ये हाइड्रोजन बोला मैं अपना डॉट तुझे देके जाना चाहता हूँ, चला जा भाई, चला गया। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? तो अब यहाँ से लोन पेयर दे सकता है किसी को। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी एटम, कोई भी दुनिया का एटम जब नेगेटिव चार्ज वाला बनता है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन तो अपना होता ही है, एक उसने किसी और का छीन लिया होता है, तब वो नेगेटिव बना होता। सोच के देख लेना आप। मान लो F है, क्लोरीन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब F नेगेटिव बनेगा तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, छीनते ही पेयर बन गया और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि दूसरे से तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया सिर्फ। तो ये दूसरे बदले से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। अभी भी नहीं आया कि जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, कैसे आया वो नेगेटिव चार्ज? कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम अपना था, एक उसने किसी और से छीन लिया, जो छीन लिया उसकी वजह से उसके ऊपर -1 चार्ज बना, लेकिन उसकी वजह से उसके ऊपर एक पेयर बन गया होगा। और वो जो पेयर जिस पे बन जाए, लोन पेयर जिस पे बन जाए, वो लुईस बेस का काम कर सकता है। लुईस एसिड, लुईस एसिड साहब क्या कहते हैं? जितने भी स्पीसीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट हों, जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, वो सब भूखे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे अभी हमने देखा BF3 एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल में भी पढ़ते थे, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। AlCl3, Al के खुद के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर कर लिए, तो Al का अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऐसे FeCl3 में भी वो मानते हैं कि Fe का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इन सब का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये सब कौन? लुईस एसिड। क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में क्या करेंगे? किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं? अब ये समझ नहीं आएगा, हाँ हाँ कर देना बस। ये तो कोई बात नहीं हो सर, जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ लेंगे, दिमाग थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तब हमारी समझ आएगा। स्पीसीज विद वैकेंट
डी ऑर्बिटल्स। तो अभी मैंने आपको करा दिया था ये वाला, क्या कहा था, Ag ट्रांजिशन मेटल है, जब पीरियोडिक टेबल भी दिखाई दी। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में इसने अपने लोन पेयर दे दिए। तो जिनके पास ईशा जी माइक बन ऐसे होता ना डी ऑर्बिटल 5, मान लीजिए किसी में इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ किसी का, यानी उसमें 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, समझ गया 3d3। तो ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो एक NH3 साहब आए, बोले तेरा ऑर्बिटल खाली पड़ा है, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाह रहा हूँ। एक और NH3 आया, बोला मैं इसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाह रहा हूँ। कहते दे दे भाई, ये तो क्रॉस मैंने दिखाया ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो NH3 ने दिए। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये मान लीजिए एक मिनट के लिए किसी मेटल आयन का है, Mn+ आयन, वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें NH3 ने अपने लोन पेयर दे दिए। तो Mn+ किसका काम कर रहा है, लुईस, और ये NH3 किसका काम कर रहा है। बोलो थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो तो, ज़्यादा रटने की समझने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स में नहीं है। अगर मैं NCERT की बात करूँ तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो। क्लास 11th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का चैप्टर आएगा, वहाँ पे जब हम ये बात सारी दोबारा रिपीट करेंगे, दिमाग एकदम से उठा लेगा कि अच्छा हाँ था, तो और तब समझ में आ जाएगा। तब तक तो यही नहीं हो रहा ना, मैं आपके साइज का जब मैं पता नहीं इतनी सारी बातें बोल के रहे, मेरी याद कैसे रहेगी, कुछ नहीं याद रखना। वहाँ थोड़ी आएगा लुईस एसिड्स बताओ क्या क्या होते हैं, मुझे सारे पॉइंट बताने नहीं। वहाँ पे BF3 छप गया, बताओ BF3 लुईस एसिड क्यों है, फिर तो मैं सोच पाऊंगा अच्छा BF3 लुईस एसिड क्यों है, बी का ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए। जिन स्पीसीज का वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट है वो किसका काम कर सकता है, फिर तो याद आएगा ना, वैकेंट है तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते होंगे, दे तो सकते नहीं होंगे, वैकेंट वाला तो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है सर, वो हमने पढ़ा था, हाँ लुईस में पढ़ा था, लुईस एसिड का काम करेगा जी वो, क्योंकि लोन पेयर, समझ गए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। जो कैटायंस हैं, कैटायंस पे कमी होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो Ag+ CO2+ एटसेट्रा। अब इसमें Na+ भी आ जाएगा क्या, नहीं Na+ तो क्या होता है 281 तो सोडियम होता है, Na+ आते ही 1 हट गया होगा। अब ये लेगा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं लेगा क्योंकि इसका तो ऑक्टेट पूरा है। लेकिन ये जो सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, इन सब में क्या होता है, बेचारों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं अक्सर, और वैकेंट डी ऑर्बिटल हमेशा तड़पते रहते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन खाने को मिल जाए तो खा लूँ, समझिए क्या। लास्ट मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड between atoms of different electronegativity। ये थोड़ा सा टेढ़ा और मुश्किल बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ सकते हो। सारी बुक्स जिनमें भी पॉइंट दिया होता है, दिक्कत सबने यही वाला एग्जांपल दिया। क्या ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या मल्टीपल बॉन्ड C और O के बीच में है, हाँ दिख ही रहा। क्या C और O में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, मैंने बोला पूरी पीरियोडिक टेबल में इतना याद रख लो, ये 4 फोकलन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ऑक्सीजन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम नाइट्रोजन है, फोकलन फोकलन फोकलन। C तो नहीं आया इनमें, इसका मतलब C कहीं पीछे होगा, यानी O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और C की। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया या नहीं। अब इस मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है क्या, पाई बॉन्ड वीक होता है स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो जो वीक वाला बॉन्ड है, जो पाई वाला बॉन्ड है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसे अपनी तरफ खींचने के चक्कर में रहता होगा क्या, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरी तो आदत है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो ज़्यादा दादागिरी किस पे दिखा पाएगा, जो दोनों में पाई बॉन्ड होगा। और ऐसे में उसे दिख गया OH नेगेटिव, फिर तो वो पक्का खींच मारेगा इसे। क्यों खींच मारेगा, सुनना ध्यान से। क्या 1 मिनट के लिए अगर ये इसको अपनी तरफ खींच मारे तो ये बनेगा, ये डॉट किसकी है, ऑक्सीजन की, ये किसकी है, ये भी इसने छीन ली, ये भी इसने छीन ली, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस बेचारे पे। और ये वाला जो OH था, ये वाला जो OH था फौरन यहाँ के चिपक जाएगा या नहीं। तो O का नेगेटिव और C का पॉजिटिव, इस O का नेगेटिव और C का पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा या नहीं। तो क्या इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे दिए C को, इलेक्ट्रॉन दिए, जब इस पे प्लस था इस पे नेगेटिव था तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए ही होंगे ना। तो ये किसका काम कर रहा है,
लुईस बेस, और ये किसका काम कर रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है इससे। मुश्किल है ना? हाँ मैं तो पहले कह रहा हूँ मुश्किल है ना, एक बार और समझे। क्या सी और ओ के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है? क्या सी और ओ के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? तो जब दोनों में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये शेयर्ड पेयर, ये मल्टीपल बॉन्ड किधर की तरफ जाना चाहता होगा? क्योंकि ओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी? टेंडेंसी टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब तो आ रहा हुआ याद? तो जब ये इसे अपनी, घबराओ मत, नहीं आ रहा नहीं सही, घर जाके पढ़ोगे तो कल मैं आके आप पहला क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, तो आप उस जो चीज़ आपको नहीं समझ आए दोबारा पूछना, एक बार दोबारा करेंगे। सब कुछ ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में आ ही जाएगा। तो ये शेयर्ड पेयर जब ओ की तरफ खिसक जाएगा तो सी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ गया वो भिखारी हो गया क्या इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट में? जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? तो फौरन इसने मौका देखा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको गिफ्ट में दे दिए। देखो बॉन्ड बन गया इनमें। तो सी ने इलेक्ट्रॉन लिए और ओ ने इलेक्ट्रॉन दिए। तो सी ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसलिए क्या, और इसने दिए इसलिए ये क्या? तो जिन मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड है, कैसे एटम्स के बीच में हो? एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो वो सब लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी वो सब किसका काम कर सकते हैं? क्योंकि उस मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड पक्का वीक होगा, एक पक्का पाई होगा, पाई वाला वीक होता है। तो वो मल्टीपल बॉन्ड का पाई वाला वीक वाला बॉन्ड हर वक्त किधर जाने के मूड में होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये बात तभी तो अप्लाई होगी जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत डिफरेंस हो। एक दादा हो, एक कमजोर सा आदमी हो, दादा आदमी उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जब छीन लेगा तो बेचारा लुटा पिटा हो जाएगा, लुटा पिटा हो जाएगा तो कोई और इसको इलेक्ट्रॉन देने आएगा, फौरन ले लेगा। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हुए भी इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। OH नेगेटिव जैसी चीज़ से देखो, कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन। अभी भी नहीं आया, और मुझे भी नहीं आया था सर, एक बार में मुझे भी नहीं आया। मैं घर जाके आज दोबारा पढ़ रहा हूँ, और आके दोबारा पूछ रहा हूँ, परसों बार पूछ रहा हूँ, उससे अगले दिन चौथी बार पूछ रहा हूँ। जब तक भी मुझे रखता रहे मैं बार बार पढ़ता रहूँगा, पूछता रहूँ बार बार। 99.99% इनमें से पेपर में कुछ आता ही नहीं है। फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो? कहो ना पढ़ाऊँ, बोलो नहीं पढ़ाऊँ, बस चले। तो इस तरह से हमारा आरएनएस एसिड बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इसके एक बार को आपको लिमिटेशंस पढ़ाने होंगे, पढ़ा दूंगा, हालांकि वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया, लेकिन पॉइंट वाइज बोलते हुए सुना दूंगा एक बार। भाई ये ना तो H+ दे रहा ना H+ ले रहा, फिर भी एसिड है। ये H+ ले नहीं रहा, OH नेगेटिव दे नहीं रहा, फिर भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो H+ ले नहीं रहा। क्या ले रहा है H+? ना तो H+ ले रहा है ना OH नेगेटिव दे रहा है, लेकिन फिर भी बेस का काम कर रहा। तो ये लिमिटेशंस हो जाएंगे, एक बार सुना दूंगा, जो पॉइंट इनमें से कहोगे वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है।